ओके, तो मेरी आवाज़ आपको क्लियर है? ठीक है, एक बार आवाज़ चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रोविडेंस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज के दिन से यानी आज मंगलवार से हम लोग आपके सामने प्रोविडेंस कोचिंग का जो फाउंडेशन बैच 22 जून को होने जा रहा है, उस बैच के लिए हम लोग आज के आपके डेमो क्लासेस को चला रहे हैं। तो जितने भी लोग ग्रुप सी की तैयारी करना चाह रहे हैं या आर ओ पीसीएस को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि बेसिक से लेकर आप एडवांस लेवल तक की तैयारी करें, तो ये 22 जून 2026 से जो आपका फाउंडेशन बैच है वो आपका शुरू होने जा रहा है। और उसी की तैयारी के लिए पहला डेमो क्लास जो है वो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो जितने लोग जुड़ रहे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। एक बार सभी बच्चे जो है इस सेशन को लाइक शेयर कर देंगे और सभी लोग इस सेशन को एक बार अपने मित्रों के साथ क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ पाएँ। क्योंकि आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और जो टॉपिक 22 जून से भी शुरू होने जा रहा है वो है भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल से हम लोग जो करेंगे वो हमारे फाउंडेशन बैच की शुरुआत करेंगे और भारत के भूगोल का जो डेमो है वो आपको आज दे दिया जाएगा। आज और भी डेमो होंगे, ऐसा नहीं कि और डेमो नहीं होंगे, और भी डेमो होंगे, लेकिन मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि एक बार सभी जो छात्र छात्राएं हैं वो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। प्रियंका पंत, गुड मॉर्निंग सर। जितने लोग जुड़ रहे हैं एक बार सभी लोग मिलेंगे हम लोग आपस में, ठीक है। तो जल्द से जल्द क्या करेंगे, जुड़ेंगे और जल्द से जल्द इस सेशन को शेयर करेंगे ताकि हम आज के सेशन को पढ़ पाएँ, देख पाएँ। पूजा छेत्री, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। तो जितने लोग जुड़ रहे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, और एक बार सेशन को लाइक कर देंगे क्योंकि आज आपका डेमो शुरू होने वाला है। आज आप देखेंगे कि आपके शुभम सर जो है वो पढ़ाते कैसे हैं, आपके समझ में आता है कि नहीं आता है, क्या हम पढ़ाते हैं, कैसे हम पढ़ाते हैं, किस तरीके से हम पढ़ाते हैं कि भाई कैसे वो एग्जाम में आ सके। तो भारत का भूगोल पढ़ने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चॉकलेट गर्ल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, ठीक है। तो सभी लोग जो है जुड़ जाइए और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपका भारत का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं। और भारत का जो भूगोल है ये कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहली चीज़ कि भूगोल के बारे में अगर हम देखें तो भूगोल शब्द क्या है। जो भूगोल शब्द है ये भूगोल शब्द किससे बना है, जियो प्लस ग्राफिया से बना है। किससे बना है ये, जियो प्लस ग्राफिया। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर जियो का मतलब हम समझे, जियो का मतलब क्या है, भू मतलब पृथ्वी, ठीक है। जियो का मतलब क्या है, भू पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब क्या है, अध्ययन करना। क्या है, अध्ययन करना, ये अध्ययन करना। तो अगर हम सिंपल सी बात को देखें तो भूगोल क्या है, भूगोल क्या है, पृथ्वी का अध्ययन है। क्या है भाई, ये पृथ्वी का अध्ययन है, ठीक है। भूगोल क्या है, पृथ्वी का अध्ययन है, ठीक है, क्लियर है। यानी भूगोल के अंतर्गत जो है हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि भूगोल को और किस तरीके से आप देखते हैं। तो मैं कहता हूं कि भूगोल जो है एक विज्ञान भी है, भूगोल जो है एक विज्ञान भी है। अब कैसा विज्ञान है भैया, ये ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी के आकार को, पृथ्वी की जलवायु को, पृथ्वी की पारिस्थितिक को, या आप कह सकते हैं पृथ्वी की भौतिक स्वरूप को, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का संबंध जो होता है, का संबंध किससे, मानव और जीव जंतु का संबंध जो है मानव और जीव जंतु से बताता है, ठीक है। अब हमें भूगोल पढ़ने की जरूरत क्या है भाई, हम भूगोल क्यों पढ़ रहे हैं। और अगर हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो भाई सिंपल सी बात है, उसको पढ़ने की हमें आवश्यकता क्या है। ये तो हम जानते हैं कि भाई भूगोल जो है वो आपके हमारे एग्जाम में आएगा ही आएगा, लेकिन असल में भूगोल के बारे में अगर समझा जाए तो भूगोल क्या है, पृथ्वी का वर्णन है। भूगोल क्या है, एक अध्ययन है। और इस अध्ययन के अनुसार अगर हम देखें तो पृथ्वी के आकार, जलवायु, भौतिक के संबंध जो है मानव जीव जंतु के साथ क्या संबंध उसका हो रहा है, इस प्रकार का जो विज्ञान होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, भूगोल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम दो चीज देखें कि भारत के भूगोल के संदर्भ में बात करें तो भूगोल की कई शाखाएं हो सकती हैं और है भी, मानव भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, ठीक है। तो जल, थल, नभ जितने भी हैं उस प्रकार के भूगोल हमारे पास क्या मौजूद हैं। लेकिन जब हम भारतीय भूगोल की बात करते हैं तो इसमें हम भारत के भूगोल की क्या क्या चीज़ों को देखते हैं, उनके ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करने जाएंगे, ठीक है। तो एक सवाल, एक बेसिक सा सवाल आता है और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं। जरा सभी लोग, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं इस समय, जरा बताइए भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। एक ऐसी जनरल हम ले लेते हैं कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं। हाँ जी, भूगोल का जनक आप किसे कहते हैं, जरा बताइए, कोई आंसर देना चाहेगा जी। तो भूगोल का जनक जो है वो कौन है, इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज को जो है वो भूगोल का जनक माना जाता है। उसी प्रकार से एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है
कि भारतीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय भूगोल का जनक, भारतीय भूगोल का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? इस तरह का सवाल भी आपसे आ सकता है। तो अगर हम भारतीय भूगोल के जनक को देखें, ठीक है, हाँ जी, प्रियंका पंत का आंसर, कमलेश सिंह का आंसर बिल्कुल सही है। भारतीय भूगोल का जनक अगर हम देखें तो जेम्स रेनल है। कौन है? जेम्स रेनल। जेम्स रेनल जो है, इन्हें भारतीय भूगोल को क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। अब इनके द्वारा कई कृतियां जो है वो लिखी गई हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो 1760 में जेम्स रेनल के द्वारा बंगाल एटलस लिखा गया था। बंगाल एटलस लिखा गया था। मेमोयर ऑफ द मैप ऑफ हिंदुस्तान, इसके बाद मेमोयर ऑफ द मैप ऑफ हिंदुस्तान, ये भी इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जो संभवतः शायद 1783 में आई थी, 1783 में आई थी। और 1788 में इंडिया का एटलस ऑफ इंडिया कह लीजिए, या हम कह सकते हैं कि हाँ, एटलस ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं। एटलस ऑफ इंडिया पुस्तक जो थी इनके द्वारा लिखी गई थी। तो अगर हम देखें तो जेम्स रेनल के बारे में जो है ये प्रश्न आ सकता है। सिंपल सा प्रश्न जो आपके सामने आएगा वो ये आ सकता है कि भाई भारतीय भूगोल का जनक कौन है? तो आपने बोला कि जेम्स रेनल जो है वो भारतीय भूगोल का जनक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जेम्स रेनल के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, उन पुस्तकों के ऊपर का आपका कमांड होनी चाहिए। 1760 में बंगाल एटलस, ये पहला एटलस है भारत का। बंगाल एटलस जो है वो क्या माना जाता है? पहला एटलस माना जाता है भारत का, ठीक है। तो जितने लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार सेशन को सभी मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है। देवदित्य, ठीक है, कमलेश, प्रियंका, चॉकलेट गर्ल, सभी लोग सेशन में शेयर कर लीजिए। मेमोयर ऑफ द मैप ऑफ द हिंदुस्तान, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और एटलस ऑफ इंडिया, ये भी एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जरा देखते हैं कि आपके भारत के भूगोल में कौन कौन सी चीजें छुपी हुई हैं और कौन कौन से टॉपिक जो है आप लोग को कवर करने चाहिए। अगर हम देखें तो भारत के भूगोल के पाठ्यक्रम के ऊपर पहले चर्चा करते हैं कि भाई जो भारत का भूगोल आपका होने वाला है, इसके अंतर्गत आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो। तो पाठ्यक्रम के ऊपर अगर हम चर्चा करें मेरे प्यारे बच्चों, तो भाई सिंपल सी बात है, पहला चैप्टर जो आपका होगा जिसको हम आज शुरू कर रहे हैं वो है भारत का भौगोलिक परिचय। तो भारत के भौगोलिक परिचय में सिंपल सा परिचय देखेंगे हम, भाई कैसा भारत का है, कहाँ पर इसके अक्षांश विस्तार है, कहाँ पर देशांतर विस्तार है, ठीक है। ये सारे पॉइंट इसमें कवर करेंगे। दूसरा, भारत की भूगर्भिक संरचना, किस प्रकार की चट्टान जो है भारत की है, ठीक है। आर्किन क्रम की चट्टानें क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्या है, बिंद क्रम की चट्टानें क्या है, ठीक है। ये कोड़प्पा चट्टान क्या है, इस प्रकार के जो प्रश्न आएगा आपका तो वो किसमें आएगा? भारत की भूगर्भिक संरचना में। तीसरा चैप्टर जो आपको होने वाला है वो है भारत का भौगोलिक विभाजन, यानी कि भारत को आप कितने भागों में विभाजित करते हैं? हिमालय में, मैदान में, पठार में, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, तटीय मैदान, द्वीप, ये सारी चीजें इसमें आएंगी भारत के भौतिक विभाजन में। भारत की नदियां, सिंपल सी बात है, हिमालय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, कौन कौन सी नदियां हैं? बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियां, अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां। इस तरह के जो क्वेश्चन आपके आएंगे किसमें आएंगे? आपका भारत की नदियों में आएंगे। भारत की जलवायु, मानसूनी जलवायु, भारत की जलवायु कहा जाता है। ये चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर आपको होने वाला है, भारत की जलवायु। किस प्रकार की जलवायु, अल नीनो का प्रभाव क्या होता है, दक्षिणी जो आपका प्रभाव रहता है विंटर के टाइम पे, इन सर्दियों के टाइम पे वो क्या रहता है। भारत की मृदा, मिट्टी किस प्रकार की है, जलोढ़ मिट्टी क्या है, काली मिट्टी क्या है, लेटराइट मिट्टी क्या है, ठीक है, लाल मिट्टी क्या है, ठीक है, पीट मृदा क्या है, इस प्रकार के सवाल होंगे यहाँ पर होंगे। भारत प्राकृतिक वनस्पति एवं राष्ट्रीय उद्यान, स्वाभाविक है, प्राकृतिक वनस्पति कितने प्रकार के वन होते हैं, कैसे कैसे वन होते हैं, क्या क्या वन्यजीव संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, नेशनल पार्क क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, ठीक है, मैप कार्यक्रम क्या है, यूनेस्को का जो 22वां रिजर्व प्रोजेक्ट है वो क्या है, ये सारी चीजें जो होंगी प्राकृतिक वनस्पति एवं राष्ट्रीय उद्यान में होंगी। आठवां जो है आपका कृषि है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में आपकी फसलों के प्रकार आएंगे, किस प्रकार की फसल उगाई जाती है, विधि आएगी कृषि की, किस प्रकार की विधि अपनाई जाती है, ये भी आपका आने वाला है। खनिज संसाधन, सिंपल सी बात है कि भारत की प्रमुख खनिज पेटियां, ठीक है, जो भारत की प्रमुख खनिज पेटियां उसके ऊपर पूरा होगा। प्रमुख खाने कौन से, किस क्षेत्र से कौन सी खनिज निकलता है, किसका उत्पादन ज्यादा है, किसका कम है, क्रम क्या है, ये सारे इसमें आपके आएंगे। ऊर्जा संसाधन, तो भारत में ऊर्जा के कई संसाधन हैं, जैसे आपके जल विद्युत ऊर्जा हो गई, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गई, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा हो गई, ठीक है, पवन ऊर्जा हो गई, ठीक है। तो भाई ये ऊर्जा के जितने प्रकार है वो आपके इसके अंदर आएंगे। भारत की ऊर्जा की पॉलिसी क्या है, नीति क्या है, ये भी इसके ऊपर आएगा। उद्योग के ऊपर आएगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम, वही किस प्रकार के उद्योग भारत में रहते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, ये सारी चीजें हम इसके ऊपर क्या डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर है परिवहन एवं संचार। तो भाई भारत में किस प्रकार के नेशनल हाईवे, किस प्रकार के वाटर हाईवे हैं, किस प्रकार के राष्ट्रीय राजमार्ग, किस प्रकार के जो वंदे भारत ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, या जितने भी आपके एयरपोर्ट हैं, पोर्ट हैं, ठीक है, इनके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे भारत की प्रजातियां एवं जनजातियां। तो भारत में कौन कौन सी प्रजाति, गोंड, भील, भोटिया, ठीक है,
संथाल, ये कहाँ कहाँ पर है, किस किस प्रकार से, कौन कौन सी जातियाँ प्रजातियाँ जो है यहाँ पर निवास करती है। तो इस प्रकार से हम 13 चैप्टरों में जो होगा आपके भारत के भूगोल को कवर करेंगे, और इन्हीं 13 चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता, इससे अधिक पढ़ने की हमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो मतलब हम लोग जो करेंगे वो इन 13 चैप्टरों के ऊपर चर्चा करेंगे, और 13 चैप्टर में जो पहला चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, वो आप लोगों का होने वाला है आज, और वो है भारत का भौगोलिक परिचय। तो बेसिकली आज से हम जो है आपका प्रथम चैप्टर है इसको शुरू करेंगे, और वो है भारत का भौगोलिक परिचय। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर की। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो भारत का भौगोलिक परिचय हम देखते हैं आज से। अध्याय 1 है आपका, अध्याय 1 भारत का भौगोलिक परिचय, भारत का भौगोलिक परिचय। तो सबसे पहले हम जो है भारत के भौगोलिक परिचय के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि भारत का भौगोलिक परिचय हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम भारत को समझते हैं, किस प्रकार से हम भारत को जानने की कोशिश करते हैं, और भारत असल में हमारे लिए क्या है। ठीक है, भारत असल में हमारे लिए क्या है। ठीक है, तो भारत को अगर हम देखें मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, तो भारत एक देश नहीं बल्कि भारत एक सभ्यता है। और मैं तो कहूं कि भारत एक सभ्यता नहीं बल्कि भारत एक संस्कृति है, क्योंकि सभ्यता जो होती है वो मिट जाती है लेकिन संस्कृति मिटती नहीं है। संस्कृति अपने अंदर परिवर्तन लाती है, मॉडिफिकेशन लाती है, और निरंतर सालों साल युगों युगों तक संस्कृति क्या होती है, विद्यमान रहती है। तो भारत ना केवल सभ्यता है, भारत एक संस्कृति भी है। लेकिन हम यहाँ पर भूगोल के अंतर्गत क्या करने वाले हैं, भारत को एक देश के रूप में करने वाले हैं। उसी सांस्कृतिक पहलू को देखें तो भारत को प्राचीन काल से ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब यहाँ पर प्राचीन नाम की हम डिस्कस कर लेते हैं कि कई बार क्या आता है कि भारत के प्राचीन नाम के ऊपर क्या आ जाता है, प्रश्न आ जाता है। भारत के प्राचीन नाम के ऊपर प्रश्न आता है। जैसे सबसे पहले मेलुहा, मेलुहा। अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता को सुना होगा तो सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर सभ्यता थी जिसको बोलते हैं मेसोपोटामिया। तो अगर आप देखें तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे, जो मेसोपोटामिया के लोग थे, मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता के लोगों को, मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो सिंधु सभ्यता के लोगों को क्या बोलते थे, सभ्यता के लोगों को मेलुहा कहते थे, या लोगों को या क्षेत्र को मेलुहा कहते थे। मेलुहा, ये भी एग्जाम आ सकता है, मेलुहा कहते थे। यानी पहला वृतांत हमें मिलता है कि प्राचीन काल में अगर हम भारत के दृष्टिकोण को देखें तो भारत का नाम हमें पता चलता है, और भारत का जो नाम हमें पता चलता है क्या पता चलता है, मेलुहा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, क्योंकि भाई प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग चलते हैं, हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले आपका रामायण है, महाभारत है, वो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भाई मेसोपोटामिया के लोग जो हैं असल में भारत को क्या कहते थे। मेसोपोटामिया के लोग जो थे असल में भारत को मेलुहा कहते थे। इतना क्लियर है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और अगर हम देखें तो आर्य लोग जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आए थे, और आर्य लोगों के द्वारा यहां के लिए आर्यवर्त शब्द का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। यहां पर आर्यवर्त शब्द के लोगों का प्रयोग किया गया था क्योंकि आर्य लोग जो यहां पे बसते थे। ठीक है, तो आर्यव्रत शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया, भारत के लिए किया गया। आर्य लोग, आप जानते हैं कि आर्य लोग लगभग 1500 ईसा पूर्व में भारत में आए थे, और 600 ईसा पूर्व तक जो था वो ईसा पूर्व तक जो था आर्यों का समय काल माना जाता है, वैदिक काल इसको माना जाता है। तो वैदिक काल में अगर हम देखें तो वैदिक काल में भारत का जो क्षेत्र था इसको आर्यावर्त के नाम से क्या कहते थे, जाना जाता था, ये आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, दूसरी बात अगर हम देखें तो एक नाम हमें मिलता है भारत या भारतवर्ष। एक नाम हमें क्या मिलता है, भारत या भारतवर्ष। ठीक है, भारत हम सभी लोग जानते हैं कि भारत यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो कई लोग कहते हैं कि भारत का नाम जो है वो असल में किसके, राजा भरत के नाम पर रखा गया, राजा भरत के नाम पर रखा गया। तो आर्यों का एक नाम पर, आर्यों का एक बहुत प्रमुख राजा था राजा भरत। ठीक है, आर्यों में मैं बता रहा हूँ, आर्यों में शकुंतला और दुष्यंत की कहानी में भी एक भरत है।
शकुंतला और दुष्यंत का बेटा जो है वो भरत है, उसके नाम पे भी हम कहते हैं कि भारत रखा गया। और आर्य साम्राज्य में, या आर्य के समय पर जो एक जन था भरत कबीला, उसके राजा भरत के नाम पे भी भारत के नाम भारत रखा गया था, ऐसा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के नाम पे जो भारतवर्ष कहलाया था। कितना क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, चलिए अगला नाम जो हमें देखने को मिलता है वो है जम्बूद्वीप। अगला नाम हमें देखने को मिलता है वो क्या है? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप है भारत खंडे, और भारत खंड में उत्तराखंडे। तो अक्सर हम लोगों ने जम्बूद्वीप नाम भी क्या है सुना है। ठीक है, अब ये जम्बूद्वीप नाम अगर हम देखें तो जम्बूद्वीप नाम जो है ये वैदिक ग्रंथों में जम्बूद्वीप कहा गया है। प्लस जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनके द्वारा जो है वो भारत के लिए क्या किया गया है? भारत के लिए जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया। अगर हम जम्बूद्वीप शब्द को समझने की कोशिश करें तो जम्बूद्वीप जो है वो वैदिक ग्रंथों में इसको लिखा गया है, और वैदिक ग्रंथों के साथ साथ जो जम्बूद्वीप है वो उसको दक्षिण एशिया के देशों के द्वारा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है, समझ में आया? यहाँ पर देखो मेलुआ हो गया, भारतवर्ष हो गया, आर्यावर्त हो गया और जम्बूद्वीप हो गया। लेकिन इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है वो है फारस या जिसको आप पर्शिया कहते हैं। और फारस और पर्शिया ने भारत के लिए क्या कहा? भारत के लिए हिंद या हिंदुस्तान नाम रखा। हिंद या हिंदुस्तान नाम जो था वो बाकायदा इनके द्वारा रखा गया था। ठीक है ना? अब आप बोलेंगे सर ये क्या है कि जो फारस के लोग जो थे वो भारत के बगल में पाकिस्तान है, भारत के पश्चिम पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पश्चिम में क्या है? ईरान है। ईरान को प्राचीन काल में फारस कहा जाता था। ठीक है, पर्शिया कहा जाता था। और फारस के लोग जो भारत में आक्रमण करते थे वो असल में हिंद शब्द को कहते थे। अब हिंद का जो उल्लेख मिलता है वो किससे मिलता है? सिंधु नदी से। तो सिंधु से क्या मिला? सिंधु से मिला हिंदू, और हिंदू से क्या मिला? हिंद। तो अगर हम देखें फारस के जो लोग थे वो कहते थे कि भाई वो सिंधु नदी वाले लोग जो है, सिंधु क्षेत्र वाले लोग जो है, सिंधु क्षेत्र से हिंदू क्षेत्र हो गया, हिंदू क्षेत्र से क्या हो गया? हिंदुस्तान हो गया। तो फारस के लोगों ने, पर्शिया के लोगों ने भारत के लिए बाकायदा हिंद और हिंदुस्तान शब्द का क्या करा है? प्रयोग करा है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला अगर हम देखें तो हमें एक मिलता है इंडिया। एक नाम हमें क्या मिलता है? इंडिया। अक्सर हमें लगता है कि भाई इंडिया जो है ये अंग्रेजों की देन है। अक्सर हमें लगता है कि इंडिया जो है वो अंग्रेजों की देन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यूनानी जो लेखक थे, यूनानी लेखकों ने, यूनानी यानी ग्रीक, ठीक है, अगर हम देखें यूनानी लेखकों ने क्या कहा था? यूनानी लेखकों ने इंडस शब्द का प्रयोग करा था। और यही इंडस शब्द जो था, यही इंडस शब्द आगे चल के क्या बन गया? इंडिया बन गया। अब इंडस का मतलब क्या है? इंडस का मतलब है इंदुस का मतलब है सिंधु, यानी सिंधु नदी के नाम पे। तो देखो सिंधु नदी के नाम पर दो नाम रखे गए, एक फारस ने रखा है हिंद हिंदुस्तान, और एक यूनानियों ने रखा है इंडस इंडिया। तो ये अंग्रेजों की देन नहीं है, बल्कि ये यूनानियों की देन है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो यहां पर नाम क्लियर होता है। तो अभी तक की क्लास में आपको नाम क्लियर हो जाना चाहिए। अभी तक की क्लास में आपको समझ में आना चाहिए कि मेलुआ क्या है, मेलुआ आपका क्या है ये पता होना चाहिए। भारतवर्ष किसने कहा ये पता होना चाहिए। आर्यवर्त किसने कहा ये पता होना चाहिए। जम्बूद्वीप किसने कहा ये पता होना चाहिए। हिंद हिंदुस्तान किसने कहा ये पता होना चाहिए। और इंडिया किसने कहा ये पता होना चाहिए। इसमें से आप यकीन मानिए, इसमें से ये भी आ रखा है यूनानियों द्वारा भारत को क्या कहा गया है, और फारस द्वारा भारत को क्या कहा गया है। तो फारस के द्वारा भारत को क्या कहा गया है और यूनानियों के द्वारा जो है भारत को क्या कहा गया है, इसके ऊपर पहले से भी प्रश्न बना है मेरे प्यारे मित्रों। तो इसीलिए इस तरह के प्रश्नों को आप जरूर देखिएगा। ठीक है सर, प्लीज कंडक्ट द एंटायर क्लासेस। सो भाई ये डेमो क्लास है, और डेमो क्लास में आज हम जो है पूरी जितना हमसे हो सकेगा 1-1.5 घंटे में वो पूरा करेंगे, और कल भी डेमो देंगे, 2-3 दिन डेमो हम आपको देंगे। ठीक है, बाकी आप हमारी क्लास जो है हमारी एप्लीकेशन में पढ़ सकते हैं, और 22 तारीख से जो हमारा बैच यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, ठीक है, उसमें आप लोग कर सकते हो। ये 22 तारीख का डेमो है मेरे बच्चों। ठीक है, ये 22 तारीख का डेमो है। क्या आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है? यस और नो लिखिए। अभी तक की क्लास समझ में आई? हाँ या ना? जितने बच्चे हैं सभी लोग अपनी सहभागिता को दिखाएंगे और मुझे बताएंगे कि अभी तक जितना मैंने आपको समझाया है, बताया है, क्या अभी तक की क्लास समझ में आई है? यस और नो बताइए। क्या अभी तक की क्लास समझ में आई है? यस और नो? हाँ जी, शुभम सैनी, कमलेश,
प्रियंका पंत, जय बलोदी, बताइए क्या समझ में आया अभी तक? ठीक है। अब नाम से आगे बढ़ते हैं, और नाम से आगे बढ़ते हैं, और नाम से आगे बढ़ने पर हमें मिलता है भारत की लोकेशन। हम भारत की लोकेशन की बात करेंगे, भारत की आकृति की बात करेंगे, भारत कहाँ पर है, कैसा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, इस चीज पे डिस्कशन करने के लिए कुछ पहलुओं का अध्ययन आपको करना चाहिए, कुछ पहलुओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि आपको पता होना चाहिए कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो पता होना चाहिए, विश्व में कितने महाद्वीप है पता होना चाहिए। कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। यहां पर आप 0 डिग्री देख रहे हैं, और ये 0 डिग्री बिल्कुल क्या कर रही है, बीचों बीच पूरी पृथ्वी को काट दे रही है। इस 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, और ये भूमध्य रेखा जो है ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ऊपरी को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, क्या बोलते हैं इसको, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, और नीचे को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, पहला प्रश्न तो आपके सामने यही आ जाएगा कि भारत किस गोलार्ध का हिस्सा है। तो अगर आप देखें तो भारत किस गोलार्ध का हिस्सा है, भारत आपके उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा, ये समझ में आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि भारत जो है वो किसका हिस्सा है, वो आपके उत्तरी गोलार्ध का क्या है, हिस्सा है, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, दूसरी बात अगर हम देखें तो जिस प्रकार से भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है, उसी प्रकार से अगर हम देखें तो उसी प्रकार से प्रधान मध्याह्न रेखा, जो कि मैं इस कलर का बना देता हूं, उसी प्रकार से प्रधान मध्याह्न रेखा जो है ये आपकी क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा है। इसी प्रकार से प्रधान मध्याह्न रेखा जो है ये भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये रेखा, इसके पूर्व में क्या है, पूर्वी गोलार्ध, इसके पूर्व में क्या है, पूर्वी गोलार्ध, और इसके पश्चिम में क्या है, पश्चिमी गोलार्ध। तो यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत किस गोलार्ध में है, तो आप देखेंगे कि भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में भी है और ये आपके पूर्वी गोलार्ध में भी है। तो हम कहेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। तो अगर हम विश्व में भारत की स्थिति को देखें, तो भारत की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, यानी भारत की स्थिति क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो भारत की स्थिति क्या है विश्व में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। तो यहां से हमें यह पता चल जाता है कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और कैसे हमने इसको करा है आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये अगर आपको नहीं पता है कि भूमध्य रेखा क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है, तो आप याद रखिए कि आपको पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि भाई भारत की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ है, पूर्व में है, और एग्जैक्टली कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास महाद्वीप है। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास महाद्वीप है। ये हमारे पास उत्तर अमेरिका हो गया है, ये आप जानते ही हैं। ये हमारे पास दक्षिण अमेरिका हो गया है, ये भी आप जानते ही होंगे। ये हमारे पास अफ्रीका हो गया, ये भी आप जानते होंगे। ये हमारे पास यूरोप हो गया, ये भी आप जानते होंगे। और ये हमारे पास एशिया हो गया, ये भी आप जानते होंगे। ये हमारे पास एशिया हो गया, ये भी आप जानते होंगे। अब एशिया जो है ये कई भागों में बटा हुआ है। एशिया जो कई भागों में बटा हुआ है, जैसे पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, ठीक है, दक्षिण एशिया, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया। अब मैं आप लोगों के लिए एक सवाल आपको होमवर्क दे रहा हूं। और उस सवाल को जरा ध्यानपूर्वक रखिएगा। इतना तो आप समझ गए होंगे कि भारत किस में आता है, एशिया में आता है। देखिए सवाल लिखिए जरा, सभी बच्चे जो सवाल लिखिए, हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर डालिएगा, लेकिन इसका आंसर जो है वो आप ही लोगों को ढूंढना है। ठीक है, और क्वेश्चन है, जो ऑफलाइन बैठा है वो भी मुझे आंसर देगा, और जो ऑनलाइन बैठा है वो भी आंसर देगा। क्वेश्चन ये है कि भारत किस एशिया का भाग है। प्रश्न लिखिए कि भारत
किस एशिया का भाग है? ये तो हमें समझ में आ गया कि भारत जो है वो एशिया का भाग है, लेकिन भारत किस एशिया का भाग है? क्या भारत पश्चिम एशिया में आता है? क्या भारत पूर्वी एशिया में आता है? क्या भारत मध्य एशिया में आता है? क्या भारत दक्षिण एशिया में आता है? क्या भारत दक्षिण पूर्व एशिया में आता है? तो भारत अगर देखें तो किस में आता है? ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। जितने लोग देख रहे हैं गूगल कीजिए, कुछ भी कीजिए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे आंसर चाहिए, आप लिखिए। और ये होमवर्क है, ठीक है, ये मैं कल आपको इसका आंसर बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सर्च कीजिए, थोड़ा ढूंढिए, थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए आपको नहीं पता चलेगा। तो मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि भारत जो है असल में वो किस एशिया का हिस्सा है? भारत असल में किस एशिया का हिस्सा है? पूर्वी का है, पश्चिमी का, मध्य का है, दक्षिण का है? किस एशिया का हिस्सा है? मुझे आप लोगों से ये सुनना है। कितना क्लियर है? यस और नो? ठीक है, हाँ जी, ओके फाइन, ठीक है। तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग, मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी कीजिएगा आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर यही मैं बता चुका आप लोगों को, तो इसको हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट देखिए, यहां पर एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट देखिए, और फैक्ट क्या है जरा गौर से देखिएगा। यह है भारत, यह आपका भारत है, और यह है आपकी भूमध्य रेखा। ये क्या है? भूमध्य रेखा, इक्वेटर। भारत अगर हम देखें तो भारत का जो अंडमान और निकोबार का क्षेत्र जो है, ये अंडमान निकोबार है। ये कौन सा क्षेत्र है? अंडमान निकोबार का क्षेत्र है। और अंडमान निकोबार में भी जो आपका क्या है, ग्रेट निकोबार है, महान निकोबार है, जिसमें कि आपका इंदिरा पॉइंट है, वो भूमध्य रेखा से 752 किलोमीटर ऊपर है। यानी हम भूमध्य रेखा से हैं जो 752 किलोमीटर के ऊपर है। और अगर हम भारत की मुख्य भूमि को देखें, जहां पर कि आपका कन्याकुमारी है, अगर हम भारत की मुख्य भूमि को देखें जहां पर आपका कन्याकुमारी है, तो ये भूमध्य रेखा से 933 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 933 किलोमीटर है। यानी हम भूमध्य रेखा से ज्यादा दूर नहीं है, यानी कि हम भूमध्य रेखा से ज्यादा दूर नहीं है। क्लियर है? तो हम जो है भूमध्य रेखा से लगभग कितना है, 752 किलोमीटर है। और हम जो है मुख्य भूमि जो है भारत की, वो मुख्य आपके भूमध्य रेखा से कितनी है, वो लगभग 933 किलोमीटर की दूरी है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि भारत के पास अगर हम देखें तो दो महत्वपूर्ण हमारे पास क्या है, हालांकि हमारे पास एक ही महत्वपूर्ण रेखा है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन भूमध्य रेखा के संदर्भ में देखिए कि हम भारत जो है वो भूमध्य रेखा के कितने नजदीक आता है। इसी भूमध्य रेखा से जुड़ा हुआ ITCZ, इसी भूमध्य रेखा से जुड़ा हुआ ITCZ, इसी भूमध्य रेखा से जुड़ा हुआ मानसून का आना, मानसून का जाना, इसी चीज से क्या है वो जुड़ा हुआ है। इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ, इंडिया इज प्रेजेंट इन साउथ एशिया, फाइन, ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए, मेरा मोबाइल फोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया है, एक मिनट रुक जाइए, मैं चेंज कर लेता हूँ। तो मुझे मोबाइल देना है, मेरा फोन चार्जिंग में है। हाँ जी, अब साउथ एशिया, प्रियंका बंद कह रही साउथ एशिया। हाँ जी, मेरा सवाल फिर आप लोगों से, फिर कंफ्यूजन में आपको डाल रहा हूँ, दोबारा सर्च कीजिएगा। क्या भारत दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है कि दक्षिण एशिया का हिस्सा है? दक्षिण एशिया, ठीक है, तो कर लीजिएगा, भारत जो है वो दक्षिण एशिया का हिस्सा है। बहुत बढ़िया, भारत जो है वो दक्षिण एशिया का हिस्सा है। प्रियंका पंत, आप सही हैं। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये कक्षा ऐसे विद्यार्थियों के लिए नहीं है जो अपने को पारंगत समझते हैं। ये कक्षा ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो बेसिक से पढ़ना चाहता है और एडवांस लेवल तक जाना चाहता है। ठीक है, मैं बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ाने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। ठीक है, तो जिन बच्चों को बेसिक भी पढ़ना है, एडवांस भी पढ़ना है, इस क्लास में रहिए, ये क्लास आपके लिए है। कई बार हमें लगता है कि हमने बहुत पढ़ लिया है। बेटा, एक बार प्रोविडेंस कोचिंग की जीएस पढ़ के देख लेना, तुम्हारे शक दूर हो जाएंगे तुमने कितना पढ़ लिया। ठीक है, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन ल्यूसेंट के महारथियों या अन्य किताबों के महारथियों, आप ये समझ लीजिएगा कि जब हम कंटेंट डिजाइन करते हैं या हम पढ़ाने का डिजाइन करते हैं, तो वो किसी एक किताब से नहीं होता है। वो मेरे 10-15 सालों की मेहनत है, वो कई किताबों का निचोड़ है, और कैसे पढ़ाना है मेन वो चीज़ है। तो आशा करता हूं कि आप लोग इससे जुड़े रहेंगे। और सेशन अगर आपको अच्छा लगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेटर वाली घटना को याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इस मैप को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि भारत का मैप समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। क्या आप लोग अक्षांश और देशांतर को समझते हैं? तो नहीं समझते हैं तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको जरूर बताऊंगा कि अक्षांश हम किसे कहते हैं। तो देखिए, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपकी क्या है, भूमध्य रेखा है। ये 0 डिग्री पर है। भूमध्य रेखा क्या है, 0 डिग्री पर है। और इसके पैरेलल, इसके समानांतर जो रेखाएं होती हैं वो उत्तर में भी खींची जाती हैं और वो दक्षिण में भी खींची जाती है। और ये खींच कर आपका 90 डिग्री तक जाता है। इतना क्लियर है? यानी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक नॉर्थ में, और 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कहां पर, साउथ में। तो जब भी आप लोग उत्तर की ओर चलेंगे तो हमेशा मान लो कि 1 डिग्री है तो आप क्या लिखोगे इसको, 1 डिग्री नॉर्थ। 2 डिग्री है तो 2 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और अगर आप दक्षिण में जा रहे हो तो यहां पर भी 1 आएगा, 1 डिग्री आएगा, लेकिन क्या आएगा, साउथ। 2 डिग्री आएगा, क्या आएगा, साउथ। और 23.5 डिग्री आएगा, क्या आएगा, साउथ। इसी 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्क रेखा बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी 23.5 डिग्री साउथ को हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यानी उत्तर गोलार्ध में कर्क रेखा होती है और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा होती है। सेम होता है, बस फर्क इतना है कि आपको ये समझना आना चाहिए कि जो अक्षांश होते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, तो अक्षांश क्या बोलते हैं, अक्षांश क्या है बच्चों, अक्षांश क्या है, अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना, लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या हो गया मुझे, लैटिट्यूड बोलते हैं अक्षांश। अक्षांश क्या है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखा, भूमध्य रेखा के समानांतर होती है, पैरेलल के समानांतर होती है। तो भाई पूछा जा सकता है आप लोगों से कि भारत का विस्तार जो है वो कितने अक्षांश से लेकर कितने अक्षांश के बीच में है। भारत का जो विस्तार है वो कितने अक्षांश से लेकर कितने अक्षांश के बीच में। और अगर हम देखें तो भारत के कौन कौन से महत्वपूर्ण अक्षांश हैं, जैसे कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री है, जो कि भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। तो एग्जामिनर क्या पूछता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 10 डिग्री चैनल क्या है, 8 डिग्री चैनल क्या है, 9 डिग्री चैनल क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल जो आते हैं वो आपके अक्षांश पर आते हैं। तो अक्षांश पर क्या आएगा, कर्क आएगा कि कर्क रेखा क्या है। अक्षांश पे क्या आएगा, 10 डिग्री आएगा। अक्षांश पे क्या आएगा, 9 डिग्री आएगा, 8 डिग्री आएगा। ये चीजें अक्षांश के ऊपर पूछी जाती हैं। और याद रखना कि जब भी आप भारत में अक्षांश लिखोगे तो उसमें हमेशा आगे क्या लिखा रहेगा, नॉर्थ। जब भी आप इसके दक्षिण में लिखो क्या लिखा रहेगा, साउथ। तो इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि प्रधान मध्याह्न रेखा को देखते हैं। और प्रधान मध्याह्न रेखा जो है आपकी इस प्रकार से, तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है ये भी क्या है, आगे की ओर बढ़ती है और पीछे की ओर बढ़ती है। आगे की ओर होगा इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ध्यान रखना कि इसमें ईस्ट लगेगा, पूर्व में। यहां पर भी क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बस यहां क्या लगेगा, वेस्ट लगेगा। यानी सिंपल सी बात है कि भारत जो है आगे चल के प्रधान मध्याह्न रेखा यहां से यहां तक की हम बात करेंगे कि भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा से यहां पर जो है, तो प्रधान मध्याह्न रेखा के समानांतर जो रेखाएं हैं उन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, देशांतर कहते हैं। उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो एग्जामिनर ये पूछ सकता है आप लोगों से कि भारत का देशांतरिक विस्तार जो है वो कितने डिग्री से लेकर कितने डिग्री के बीच में है। इसलिए भारत का क्या पूछ सकता है, वो आपसे दोनों पूछ सकता है। वो भारत के आपसे क्या पूछ सकता है, वो भारत के आपसे अक्षांश से इसलिए पूछ सकते हैं कि भारत का अक्षांश नॉर्थ से कितना नॉर्थ है, और वो आपसे पूछ सकता है कि भारत का देशांतर जो है वो कितने ईस्ट से कितना ईस्ट है। तो भारत का अक्षांश विस्तार जो है, भारत का देशांतर विस्तार जो है, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए इस बात को याद रखिएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि देशांतर रेखा किसे बोलते हैं और अक्षांश रेखा किसे बोलते हैं। और अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के संदर्भ में हमारे पास क्या बनता है, प्रश्न भी बनता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना है और देशांतर विस्तार कितना है। सबसे पहले बात करते हैं
भारत के अक्षांश विस्तार की। सबसे पहले बात करते हैं भारत के अक्षांश विस्तार की। भारत के अक्षांश विस्तार, तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के लगभग 700 किलोमीटर नीचे भूमध्य रेखा है, यानी कि ये आपकी 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री है तो भाई ये आपका भारत हो गया और ये आपका अंडमान और निकोबार हो गया। तो 0 से हम जाएंगे तो 1 2 करते करते हम ऊपर बढ़ेंगे। तो 1 2 करते करते हम कितना ऊपर बढ़ रहे हैं वो देखिए। अब यहां पर ध्यान देखिए, एग्जाम में आता है कि भारत का विस्तार क्या है। भारत का विस्तार देखिए, अंडमान निकोबार, ये आपका मैप में अंडमान निकोबार दिख रहा है। इस अंडमान निकोबार का जो अंतिम बिंदु है वो 6 डिग्री 45 मिनट पर है। 6 डिग्री 45 मिनट पर, यानी कि ये अंतिम बिंदु जो है आपका 6 डिग्री 45 मिनट पर ये रहा। ये है रहा आपका अंतिम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट पर। लेकिन क्या होगा, नॉर्थ 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में अक्षांश से। तो 0 डिग्री से जब हम गुजर रहे हैं, ये रहा 0 डिग्री, 1 2 3 4 5, और ये आपका क्या हो गया 6 डिग्री 45 मिनट से। यानी भारत का जो अक्षांश विस्तार शुरू होता है वो 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है। अब ध्यान ये रखिएगा कि एग्जाम्पल आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि भारत के अक्षांश विस्तार को बताइए या भारत के मुख्य भूमि के अक्षांश विस्तार को बताइए। क्योंकि भारत की मुख्य भूमि क्या है, ये है, ये तो द्वीप है। भारत की मुख्य भूमि ये है और भारत की मुख्य भूमि क्या है, कन्याकुमारी शुरू होती है। तो कन्याकुमारी आपका ये रहा, ये आपका कन्याकुमारी हो गया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी भारत माता है हमारी, ठीक है। तो आपने सुना होगा। तो कन्याकुमारी कितने डिग्री पर है, 8 डिग्री 4 मिनट पे है। तो 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। तो आप याद रखिएगा कि भारत शुरू कहां से होता है, भारत का अक्षांश विस्तार शुरू कहां से होता है। अगर हम भारत के अक्षांश विस्तार की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है। लेकिन प्रश्न यह है कि भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार कहां से शुरू होता है। तो भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। और कहां तक जाता है भाई साहब, ये यहां तक जाता है, ठीक है। यानी यहां पर देखोगे 8 के बाद 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, तो 23 में, सॉरी ये 23 आ गया। 23 के बाद 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, ये कहां चला गया, ठीक है, ठीक है। और कहां तक जाएगा भाई, ये 37 डिग्री 6 मिनट तक। यानी अगर हम इसका अक्षांश विस्तार की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि अगर हम इसके अक्षांश विस्तार की बात करेंगे भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, तो ध्यान दीजिए कि भारत का अक्षांश विस्तार जो है वो कहां से कहां तक है। भारत का अक्षांश विस्तार जो है वो 6 डिग्री, भारत का अक्षांश विस्तार कहां से कहां तक है, वो आपका 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 4 मिनट नॉर्थ से लेकर कितना है भाई साहब, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये एग्जाम में पूछा जाएगा। अक्सर हम नॉर्थ साउथ में गलती कर देते हैं, तो याद रखिएगा ये है भारत का अक्षांश विस्तार। लेकिन अगर गलती से आगे मुख्य भूमि का विस्तार, ये मुख्य भूमि एग्जाम में आ गया, तो मुख्य भूमि में क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये रहेगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट। तो मुख्य भूमि में कितना रहेगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक आपका ये रहने वाला है। इतना क्लियर है। तो याद रखिएगा भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, कैसा है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, और मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जो है ये हमें देखने को मिलता है। ओके, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो भारत का देशांतरीय विस्तार भी हम लोग कर सकते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार भी हम लोग कर सकते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार भी हम लोग कर सकते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार मतलब ये यहां से शुरू हो रहा है, ऐसा करते करते भारत का देशांतरीय विस्तार मतलब ये। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये लगभग 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, कितना है भाई साहब, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से कितना जा रहा है भारत, कितना जा रहा है भारत बताओ, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। कितना जा रहा है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट।
ये भारत का देशांतरीय विस्तार हो गया है, ये भारत का देशांतरीय विस्तार हो गया है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, ये भी एग्जाम में प्रश्न आएगा, और भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, ये भी एग्जाम में प्रश्न आएगा। इतना क्लियर है, यस और नो? इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो यहां पर हम लोग ये फिक्स कर पाए हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है और भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, ये चीज हमें यहां से पता लग जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमें अक्षांशीय विस्तार भी पता चल गया, जो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर कितना है 37 डिग्री 6 मिनट तक है। हमें देशांतरीय विस्तार भी पता चल गया कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कितना है 97 डिग्री 25 मिनट तक हमें यही देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसी में छुपा हुआ है आपका एक बिंदु और। क्या मैंने इसके लिए अलग डायग्राम ले रखा है, जरा देखूं। अरे यार ये क्या हो गया, फाउंडेशन बैच, ठीक है जी। हाँ जी, क्लास कैसे लग रही है, क्लास समझ में आ रही है, यस और नो? आप लोग कमेंट में जरूर डालिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूर लिखिएगा कि क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, हाँ जी, क्या इसमें आ सकता है? हाँ देखिए, ये देखिए, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है, और देशांतरीय विस्तार लगभग 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। लगभग 29 डिग्री का इसमें क्या है, अंतर है। लगभग 29 डिग्री का इसमें क्या है, अंतर है। अब ये डायग्राम स्पेशल मैंने क्यों लिखा है, क्यों बनाया है, उसका रीजन है। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को समझ गए हैं, अगर आप लोग इस डायग्राम को समझ गए हैं, तो एक सवाल का उत्तर दीजिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, और ये प्रश्न सभी बच्चों से है, ये प्रश्न सभी बच्चों से है। ठीक है, बहुत गौर से सुनिएगा, और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर सभी बच्चे दें। आता है तो आंसर लिखिए, नहीं आता तो नो लिखिए। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न यह है, प्रश्न यह है कि अगर 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, कहां पर ये, अरुणाचल प्रदेश, अगर अरुणाचल प्रदेश में सूरज 4 बजे उगता है, तो बताइए 68 डिग्री 7 मिनट यानी गुजरात में सूरज कितने बजे उगेगा? बताइए, गुजरात में सूरज कितने बजे उगेगा? अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो आप देशांतर को समझ गए। अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो आप देशांतर को समझ गए हैं। ठीक है, अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो आप देशांतर को समझ गए। हाँ जी, जरा बताइए, जो बच्चे इस समय लाइव देख रहे हैं, आप बताइए कि मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं आपका आंसर जानना चाह रहा हूं, सही है, गलत है, क्या है, क्या नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्या आप इसका आंसर जान पाए हैं, क्या आप इस प्रश्न को समझ पाए हैं? 6 AM में बी, बिल्कुल सही है। 6 AM में बी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रियंका पंत सही बोल रही है। और कोई, और कोई इसको उत्तर देगा? अब इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन क्या आप लोग समझ पाए हैं कि अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है? अब इसी के साथ जुड़ते हैं भारत के अंतिम बिंदु, इसी के साथ जुड़ता है प्रश्न 1, भारत के अंतिम बिंदु, भारत के अंतिम बिंदु। भाई सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत को हम क्या कर सकते हैं, 4 भाग में बांट सकते हैं, ऐसे, उत्तर, दक्षिण,
पूरब और पश्चिम। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी बिंदु वहीं पर होगा जहां पर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होगा, यहीं पर तो एंड होगा भारत। और जो पूर्वी बिंदु है, इस पूर्वी बिंदु को बोलते हैं किबुथु। क्या बोलते हैं? किबुथु। और ये किबुथु कहां पर है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। ये कहां पर है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। किबुथु कहां पर है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है, उस पूर्वी बिंदु को बोलते हैं किबुथु। और किबुथु आपको कहां पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, इस बात को आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, उसी प्रकार से पश्चिमी बिंदु आपका कहां पर होगा? यहां पर होगा। उसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि भारत के पश्चिमी बिंदु कहां है, और पश्चिमी बिंदु जो होगा वो कहां पर होगा? वो बिल्कुल आपके 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे होगा। वो कहां पर होगा? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे होगा। और इसी को आप क्या बोलते हैं? गौर माता। क्या बोलते हैं? गौर माता। और गौर माता कहां पर पड़ता है आपका? गुजरात में पड़ता है। कहां पर पड़ता है आपका? गुजरात में पड़ता है। तो गौर माता जो है आपको कहां पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। तो यहां पर दो बिंदु हमें पता चल गए हैं। पहला हमें पूर्वी बिंदु पता चल गया है, जो कि आपके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर है, जो कि आपके कहां पर पड़ता है? आपकी किबुथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। दूसरा हमें पता चल गया पश्चिमी बिंदु, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे है, जो कि गौर माता है, और कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो क्लियर है? इस बात को आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है। शुभम सैनी 2 घंटे का डिफरेंस होता है, बिल्कुल 2 घंटे का डिफरेंस होता है। कैसा होता है मैं आपको बात बताऊंगा। ठीक है, हाँ जी, इतना क्लियर है? यस और नो? उसी प्रकार से हम भारत के उत्तरतम बिंदु की बात कर सकते हैं, उत्तरी बिंदु की बात करते हैं। तो उत्तरी बिंदु की बात करें तो ये लगभग 37 डिग्री 6 मिनट पर होगा, और 37 डिग्री 6 मिनट पर आपका क्या है? ये इंदिरा कोल है। क्या है ये? इंदिरा कोल। और इंदिरा कोल कहां पर पड़ता है आपके? इंदिरा कोल पड़ता है आपके लद्दाख में। इंदिरा कोल कहां पर पड़ता है? आपके लद्दाख में पड़ता है। इंदिरा कोल कहां पर? आपके लद्दाख में। ठीक है, और उसी प्रकार से दक्षिणी बिंदु, उसी प्रकार से दक्षिणी बिंदु कहां होगा? उसी प्रकार से दक्षिणी बिंदु को अगर हम देखें तो दक्षिणी बिंदु आपका भारत का दक्षिण कौन सा होगा? सीधा अंडमान निकोबार का ये वाला पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट। 6 डिग्री 45 मिनट जो है वो नॉर्थ आपका क्या हो गया? दक्षिण बिंदु हो गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इंदिरा कोल पे बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं इंदिरा कोल। क्या बोलते? सॉरी, इंदिरा पॉइंट। इसी को हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, या इसी के लिए एक शब्द आता है पिगमेलियन पॉइंट। इसी के लिए एक शब्द आता है पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, या तो हम इसे इंदिरा पॉइंट बोलेंगे, या इसे हम क्या बोलेंगे? पिगमेलियन पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, और ये पिगमेलियन पॉइंट अगर हम देखें तो पिगमेलियन पॉइंट किस में आता है? ग्रेट निकोबार में। ये भी एग्जाम में आ रखा है, किस में आता है? ग्रेट निकोबार में है। अंडमान निकोबार में ही, लेकिन अंडमान निकोबार का भी कौन सा द्वीप है? ग्रेट निकोबार में आता है। किसमें आता है भाई? ग्रेट निकोबार में आता है। इस बात को याद रखिएगा। तो यहां पर हमें यह पता चल गया अभी तक के पॉइंट में कि भाई भारत का जो है वो, भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, और भारत का दक्षिणी अंतिम बिंदु क्या है। तो अंतिम बिंदु के ऊपर जो है एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि भारत का अंतिम कौन सा है, पूर्वी कौन सा है, उत्तरी कौन सा, दक्षिणी कौन सा है। इस प्रकार का जो प्रश्न है वो भारत के संदर्भ में एग्जाम में बनता ही बनता है। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, यह आपसे अक्सर पूछा जाएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अच्छा जी, ये पॉइंट तो हमारा हो चुका है। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं कि भाई भारत के बारे में अगर बात करते हैं तो भारत का लंबाई हम डिस्कस कर सकते हैं। तो भारत की लंबाई अगर हम देखें तो भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम, भारत की लंबाई जो है पूर्व से पश्चिम कितनी है? 2933 किलोमीटर है। भारत की लंबाई जो है पूर्व से पश्चिम कितनी है? 2933 किलोमीटर है। अब भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? उत्तर से दक्षिण कितनी है भाई साहब बताएगा? वो है 314 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर की जो है वो भारत के उत्तर से दक्षिण की क्या है? लंबाई है। ठीक है, और अगर हम भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर,
32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ये भारत का क्या है, भारत का क्या है कुल क्षेत्रफल है, जो कि पूरे विश्व का लगभग कितना, पूरे विश्व का 2.47 कह लीजिए, या 2 ठीक है 437, अच्छा हाँ 4.3% है, ठीक है, पूरे विश्व का 4.3% है, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये एग्जाम में आ सकता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और पूरे विश्व में अगर हम देखेंगे तो भारत के पास जो जमीन है, जो क्षेत्रफल है, वो 2.43% है। अगर दुनिया के 10 बड़े देशों को देखें तो भारत का स्थान कौन सा आता है, अगर दुनिया के 10 बड़े देशों को देखेंगे तो भारत का स्थान 7वां आता है। तो देखो थोड़ा सा इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए कि भारत के टॉप 7 देश कौन से हैं, या सॉरी दुनिया के टॉप 7 या टॉप 10 देश कौन से, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा देश जो है दुनिया में वो रूस है। वो कौन है, रूस। रूस का क्षेत्रफल दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद कौन आता है, कनाडा। फिर उसके बाद कौन आता है, यूएसए। तीसरे नंबर पे यूएसए। चौथे नंबर पे कौन है, चीन। पांचवें कौन है, ब्राजील। छठे पे कौन है आपका, ऑस्ट्रेलिया। छठे पे कौन है आपका, ऑस्ट्रेलिया। और सातवें पे कौन है आपका, भारत। सातवें पे है भारत। आठवें पे है आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है 8वें पे है। कजाकिस्तान कितने पे है, 90 पे। कजाकिस्तान कितने पे, 90 पे। और अल्जीरिया जो है अफ्रीका का देश है, अल्जीरिया कितने पर है, अल्जीरिया आपका 10वें पे है। तो याद रखिएगा कि आपसे दुनिया के टॉप 10 देश पूछे जा सकते हैं, और भारत का जो नंबर आता है टॉप 10 देशों में अगर हम देखें तो क्या आता है, टॉप 10 देशों में आपका नंबर जो आता है भारत का, वो आपका बाकायदा क्या आता है, वो आपका 7वां आता है। तो भारत जो है दुनिया का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पे, जो कि 2.43% है। 43% है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो हम लोग महान बन चुके हैं। जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का कैसा देश है भारत, दुनिया का कैसा देश है आपका, पहला देश। बड़े हैरान करने वाली बात है कि दुनिया की लगभग 17% जनसंख्या जो है मात्र 2% दुनिया के क्षेत्र में निवास करती है। भारत की 17% जनसंख्या, भारत की जो जनसंख्या है दुनिया का 17% है। और कमाल की बात यह है कि दुनिया का 17% जो है वो भारत की जनसंख्या कितना है, भारत विश्व के 2% पे क्या करिए, निवास करिए। तो कितना भयंकर यहाँ पर जनसंख्या का दबाव भारत में हमें देखने को मिलता है। इतना क्लियर है, यस और नो? आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं कि प्रमुख अक्षांश हमारे पास कौन कौन से। अब बात करते हैं प्रमुख अक्षांश की, कि हमारे पास प्रमुख अक्षांश कौन कौन से हैं। अगर प्रमुख अक्षांश की बात करें तो हमारे पास जो प्रमुख अक्षांश नजर आते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। अब ये 8 डिग्री चैनल आपको दिख रहा होगा कि ये एक जगह यहां पर नजर आ रही होगी आपको, और वो है मिनिकॉय, और यहां पर आपका क्या है, मालदीव। तो प्रश्न आता है कि कौन सा डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल जो है ये भारत के मालदीव को, सॉरी भारत के मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। मालदीव दूसरा देश है, मालदीव से अलग करता है अक्षांश है। उसी प्रकार से 8 डिग्री के बाद हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं 9 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री चैनल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रहा ये, और ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप से क्या कर रहा है, ये लक्षद्वीप हो गया आपका, ये मिनिकॉय हो गया। तो 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, मिनिकॉय से अलग करता है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय से क्या करता है, अलग करता है। 8 डिग्री चैनल एग्जाम में आ रखा है, 9 डिग्री चैनल जो है वो भी एग्जाम में आ रखा है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो सर, अच्छे चल रही है क्लास। थैंक यू अजय। जीएस कैलाश, नाइस क्लास सर, थैंक यू बेटा। एक बार सभी बच्चे जो है सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। उसी प्रकार से अगर आप देखें तो ये अंडमान और निकोबार है। अंडमान और निकोबार जो है ये 10 डिग्री चैनल से क्या होता है, अलग होता है, ठीक है।
ये 10 डिग्री चैनल से क्या होता है, अलग होता है। याद रखिएगा कि अंडमान और निकोबार जो है वो 10 डिग्री चैनल से क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पर 8 डिग्री क्या है ये आपको पता चलना चाहिए, 9 डिग्री क्या है ये पता चलना चाहिए, और 10 डिग्री क्या है ये आपको पता चलना चाहिए। तो 8 डिग्री के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, 9 डिग्री के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, और 10 डिग्री के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो अक्षांश 8 डिग्री है वो किसको अलग करता है, 9 डिग्री किसको अलग करता है, और 10 डिग्री जो है वो असल में किसको अलग करता है। इस बात को आप याद कीजिए। चैट पढ़ो सर, अच्छा ठीक है, थैंक यू, समझ में आ रहा है, ठीक है, थैंक यू मेरे बच्चे, बहुत धन्यवाद आप लोगों के सपोर्ट के लिए। ठीक है, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सेशन को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो भाई साहब 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल मैं समझता हूं कि आपको आ चुका है। तो ये 3 अक्षांश आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर बात करते हैं इसकी, यहां पर हम बात करते हैं आपके कर्क रेखा की। यहां पर हम क्या बात करते हैं, कर्क रेखा की। और कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री जो है वो भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा जो है जिसको हम 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं, ये भारत के बीचों बीच क्या होती है, गुजरती है। और ये भारत को 2 भागों में बांटती है। नीचे वाला भाग जो होता है उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, और ऊपर वाला भाग जो होता है उसको बोलते हैं उपोष्णकटिबंधीय। तो ऊपर वाला क्षेत्र क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल, और नीचे वाला क्षेत्र क्या हो गया, ट्रॉपिकल। तो उष्णकटिबंधीय किसे बोलते हैं, उपोष्णकटिबंधीय किसे बोलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भारत की जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम भारत की कर्क रेखा को देखें तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान। ध्यान दीजिए, ये पहला गुजरात हो गया, और दूसरा क्या हो गया, राजस्थान हो गया। तीसरा आपका क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। तीसरा आपका क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। चौथा आपका क्या हो गया, झारखंड हो गया, ये झारखंड है। पांचवा आप, ये झारखंड है सॉरी, ठीक है। पांचवा आपका क्या हो गया, चौथा आपका हो गया छत्तीसगढ़, चौथा छत्तीसगढ़ हो गया। पांचवा आपका हो गया झारखंड। फिर छठा आपका क्या हो गया, आपका छठा अगर देखें तो आपका बिहार आएगा। ठीक है, अच्छा ये तो ये आ गया, हाँ ठीक है, झारखंड। फिर आगे आ गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, कहाँ चले गया, 5 6, ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 7वां आपका त्रिपुरा, और 8वां आपका मिजोरम। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, 7 राज्य से गुजरता है भाई, कहाँ इसने 8 दिखा दिया है। गुजरात हो गया, एक आपका गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश तीसरा हो गया आपका छत्तीसगढ़ हो गया, चौथा झारखंड हो गया, 5वां छठा हो गया आपका, और आपका 7वां आपका मिजोरम हो गया। ठीक है, त्रिपुरा से थोड़ी गुजरेगा। ठीक है, ओके, हाँ जी, शाबाश कीजिए। हाँ जी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 हो गए। ठीक है, 7 हो गया और 8 हो गया, 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ प्रश्न आ सकते हैं। 8 राज्य आपके हो गए, अब इसमें क्या आ सकते हैं, प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या आएंगे, प्रश्न आएंगे। 8 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, इसमें प्रश्न आएगा आपका। अब प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न ये आएगा आपका, प्रश्न ये आएगा आपका कि सबसे ज्यादा
कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? सबसे ज्यादा कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? सबसे अधिक, ये कर्क रेखा सबसे अधिक जो है किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा सबसे अधिक किस राज्य से होकर गुजरती है? बताइए, कोई आंसर देना चाहेगा? आपको जी का है? जी का है? सबसे अधिक कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? आंसर दीजिए। मोस्ट एमपी, मध्य प्रदेश। बिल्कुल, सबसे अधिक किससे गुजरती है? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक मध्य प्रदेश। और सबसे कम किससे गुजरती है? सबसे अधिक मध्य प्रदेश है, सबसे कम किससे गुजरती है? तो ध्यान दीजिए, राजस्थान इतना ही है, तो आंसर क्या होगा? राजस्थान। आंसर क्या होगा? राजस्थान। एक प्रश्न और आ सकता है, किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? ये एग्जाम आ सकता है, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर दीजिए बच्चे, कि किस राज्य की राजधानी जो है कर्क रेखा पर स्थित है? हाँ जी, किस राज्य की राजधानी जो है कर्क रेखा पर स्थित है? अगर इस प्रकार का प्रश्न बन गया कि किस राज्य की राजधानी जो है कर्क रेखा पर स्थित है, फिर क्या होगा इसका आंसर? हाँ, एमपी की शायद नहीं, एमपी की नहीं, बिल्कुल आंसर है रांची, झारखंड। आंसर क्या? रांची, झारखंड। इसको याद रखिएगा। अब रांची जो है वो बाकायदा किस पर है? वो बाकायदा आपके कर्क रेखा पर है। एक क्वेश्चन और आ रखा है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका आंसर देना चाहेगा कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? अगर ये क्वेश्चन आ गया कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को काटती है 2 बार, बताइए भारत की कौन सी नदी काटती है? बिल्कुल, माही नदी। भारत की जो माही नदी है वो गुजरात में बहती है, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, भारत की जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक प्रश्न ये आ सकता है कि 8 राज्यों में से कितने राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में है? कर्क रेखा के दक्षिण में है। अगर ऐसा सवाल आ जाए कि 8 राज्यों में से कितने राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में है, तब इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, अगर ये सवाल आ जाए कि 8 राज्यों में से कितने राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में है, तब इसका आंसर क्या होगा? और कौन कौन सी है? और वो कौन कौन सी है? इसका भी उत्तर दीजिए। और वो कौन कौन सी है? इसका उत्तर भी देना जरूरी है। हाँ जी, इसका उत्तर देना भी जरूरी है। बताइए, कौन इसका आंसर देगा? 5।
कितने? अजय बोल रहे 5। इसके अलावा कोई? इसके अलावा कोई बोलेगा? गुजरात, मध्य प्रदेश और बंगाल। गुजरात, मध्य प्रदेश और बंगाल। अच्छा, गुजरात, मध्य प्रदेश और बंगाल। और कोई? हाँ जी, अजीत चौहान, गुड मॉर्निंग बेटा। क्या आंसर रहने वाला है? तो ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क। हालांकि 3 हमें आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि 3 कौन कौन सी हैं और उन राजधानियों के नाम आपको बताना है। तो मेरे बच्चों, लगभग 1 घंटा में हो चुका है और आज का जो पहला डेमो क्लास है, इस वीडियो को मैं ही एंड कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा, क्या आपने कुछ सीखा, या आपको शुभम सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो किस प्रकार से लगा। वीडियो पे ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और याद रखिए 22 जून 2026 से आपका फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है और कई सारे का बैच हमारे यहाँ पर रनिंग चल रहा है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।